हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड इवनिंग साथियों। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, हमारी सभी क्लासेज पशु परिचय भर्ती में पशुपालन से रिलेटेड रहती हैं। यानी कि आज की भी हमारी क्लास पशुपालन से रिलेटेड एक टॉपिक आपका दिया हुआ है। कौन सा? कृत्रिम गर्भाधान, या हम इसे कहें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का टॉपिक दिया हुआ है। इस टॉपिक को लेकर आज की क्लास के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि डिटेल से डिस्कस करेंगे कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता क्या है, या हम कहें कृत्रिम गर्भाधान क्या होता है। यानी कि इससे जितनी भी पिछली हमारी क्लासेज हुई हैं, देखिए जैसा कि हमने सबसे पहली क्लास में सिलेबस को डिस्कस किया था कि पशुपालन का जो सिलेबस है इसको 4 बड़े ही आसान पार्ट में हमने कवर किया था। और पहला पार्ट हमने लिया था कौन सा? एलपीएम का। यानी कि एलपीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। यानी कि हिंदी में उसे क्या कहा जाता है? पशुधन प्रबंधन। कौन से एनिमल का मैनेजमेंट हमने देखा है? जैसे मान लीजिए गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, मुर्गी, सुअर, घोड़ा, यानी कि इन सभी से रिलेटेड जितनी भी बेसिक बातें आती हैं और इनसे जो नस्लें आती हैं उन सभी नस्लों के बारे में, क्या इनका ओरिजिन है, क्या इनके स्पेसिफिक कैरेक्टर हैं और जो यूटिलिटी है, इन सभी को लेकर हमने डिटेल से डिस्कस किया है। यानी कि अभी तक हमारा जो सिलेबस है 25% सिलेबस हमने चैनल के माध्यम से दोस्तों कवर कर लिया है। यानी कि दोस्तों अगर इन वीडियो का आपको जैसे मान लीजिए नोट्स वगैरह आपको चाहिए तो दोस्तों आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। और इसके अलावा दोस्तों बात कर रहे थे नोट्सों की, जितने भी क्लासेज आपको रिकॉर्डेड के माध्यम से मिल रही हैं इन सभी के जो नोट्स हैं टेलीग्राम चैनल यानी कि 11 बैट क्लासेज के नाम से टेलीग्राम चैनल है और इसी चैनल के माध्यम से आप सभी को जो नोट्स हैं इन सभी रिकॉर्डेड क्लासेज के नोट्स आपको अवेलेबल होने वाले हैं। इसलिए टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, चलिए करते हैं शुरुआत आज की हमारी क्लास की। कौन सी? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। देखिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या हम कहें कृत्रिम गर्भाधान। देखिए गर्भाधान कितने प्रकार का होता है? सबसे पहले अगर हम देखें कि गर्भाधान कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक तो कौन सा होता है? नेचुरल बोलेंगे या हम कहें प्राकृतिक गर्भाधान। एक कौन सा बोलेंगे? आर्टिफिशियल या जिसे क्या कहा जाएगा? कृत्रिम गर्भाधान। देखिए नेचुरल जो प्रोसेस होती है, हालांकि आप सभी को भी पता होगा, जैसे ही मादा पशु क्या होता है? हीट में आता है या ताव में आता है, गर्मी की अवस्था बोल सकते हैं या हम बोल सकते हैं सेक्सुअल एक्साइटमेंट की अवस्था। जब मादा पशु के अंदर ताव की अवस्था में होता है या हीट में अवस्था में आता है या ताव लक्षण प्रदर्शित करता है, क्या ताव के लक्षणों में आता है बोलना। जब मादा पशु बोलना या रंभाना आरंभ कर देती है, जैसे मान लीजिए कोई मादा पशु आज शाम को 6 बजे से अगर रंभाना आरंभ करती है तो सुबह मॉर्निंग में उसे नर पशु के पास में फर्टिलाइजेशन की क्रिया करवाने के लिए लेकर जाया जाता है। यानी कि उन दोनों का, नर और मादा पशु में नेचुरल तरीके से मिलने की जो प्रोसेस है, इस प्रकार से जो गर्भाधान की जो क्रिया होगी वो कौन सी कहलाती है? प्राकृतिक गर्भाधान कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा हमारा जो टॉपिक आता है कौन सा है? कृत्रिम गर्भाधान। देखिए कृत्रिम गर्भाधान क्या है? यानी कि नर और मादा दोनों पशु को बिना मिले क्या करवानी है? मादा पशु में गर्भ धारण की क्रिया करवानी है। यानी कि ऐसा गर्भाधान जिसमें नर और मादा पशु में मिलन की क्रिया नहीं होती है, यानी कि उपकरणों की सहायता से, अगर एक प्रोसेस में या परिभाषा में अपन इसको कहें कि अच्छे और उन्नत नस्ल के सांड के सीमन को मादा पशु के प्रजनन अंगों तक पहुंचाना, यानी कि इसमें मानव के द्वारा उपकरणों को काम में लिया जाता है या उपकरणों की सहायता से मादा पशु के प्रजनन अंगों तक अच्छी नस्ल या गुणवत्ता युक्त नस्ल के सीमन को मादा पशु के प्रजनन अंगों तक पहुंचाना ही क्या कहलाता है? कृत्रिम गर्भाधान कहलाता है। तो दोस्तों ये तो था एक परिभाषा के रूप में हमने देखा कि कृत्रिम गर्भाधान क्या कहेंगे। यानी कि इस माध्यम में क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी भी अच्छी नस्ल के सांड का हम सीमन लेते हैं और कहते हैं कि मानव के द्वारा यानी कि उपकरणों की सहायता से मादा पशु के प्रजनन अंगों तक उस सीमन को पहुंचाया जाता है और वही प्रोसेस क्या कहलाती है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहलाती है या हम कहें कृत्रिम गर्भाधान कहलाती है। देखिए अगर इस पूरी प्रोसेस को थोड़ा सा, सबसे पहले इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि जो कृत्रिम गर्भाधान की जो प्रोसेस है ये किस प्रकार से, जैसे मान लीजिए एक तरफ हम ले रहे हैं कौन सा? गाय, यानी कि मादा पशु लिया है और एक साइड हमने लिया है कौन सा? सांड। कौन सा लिया है? सांड। जैसे मान लीजिए यहां पर सांड भी हम कह सकते हैं, यहां पर अगर मान लीजिए कौन सा? गाय के अलावा भैंस भी ले सकते हैं। यहां पर हम कहने कहा यहां पर सांड या भैंसा, और इसको क्या कहते हैं भाई? झोटा भी इसे बोला जाता है। यानी कि गांव की भाषा में से क्या कहेंगे? झोटा भी इसे बोल
सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये दो पशु हमारे पास में, एक मादा पशु है, एक नर पशु है। अब इन दोनों पशुओं को बिना मिले मादा पशु में क्या करवाना है, गर्भधान की क्रिया करवानी है, और यही प्रोसेस क्या कहलाती है, कृत्रिम गर्भधान कहलाती है। और इस प्रोसेस को थोड़ा सा समझते हैं कि किस प्रकार से बिना मिले यहां पर मादा पशु को गर्भित किया जाता है, वो चीज यहां पर थोड़ा सा समझते हैं। वहां पर देखिए सबसे पहले हमने क्या लिया, यहां पर एक नर पशु लिया है। नर पशु से क्या होगा कि पूरी प्रोसेस देख रहे हैं कि कृत्रिम गर्भधान की जो प्रोसेस होती है पूरी कंप्लीट समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर सबसे पहले इसको थोड़ा सा क्या किया जाएगा, सांड को मिसगाइड किया जाएगा। किस लिए किया जाएगा, सीमन का एकत्रीकरण से लिया जाएगा, सीमन का एकत्रीकरण। यानी कि जो सांड है, भैंसा है, झोटा है, इसको थोड़ा सा मिसगाइड करके सीमन का क्या किया जाएगा, एकत्रीकरण किया जाएगा। और सीमन का एकत्रीकरण करने के लिए कौन कौन सी विधियां यहां पर काम में ली जाती हैं, तो सीमन को एकत्रीकरण करने के लिए 3 विधियां यहां पर काम में ली जाती है। देखिए कौन कौन सी विधियां यहां पर काम में ली जाती हैं। एक तो आती कौन सी, एम्पुला की मालिश करके, एम्पुला की मालिश करके, यानी कि पहला जो मेथड आता है कौन सा आता है, एम्पुला की मालिश करके। दूसरा इलेक्ट्रोड के माध्यम से, और तीसरा आता है कृत्रिम योनि के माध्यम से, कृत्रिम योनि के माध्यम से। देखिए यानी कि दोस्तों सबसे पहले क्या प्रोसेस में कृत्रिम गर्भधान में क्या आता है, एक नर, भैंस या सांड या झोटा हमें लेना है और उसमें क्या सीमन का एकत्रीकरण वाली प्रोसेस हमें आरंभ करनी है। यानी कि सीमन का एकत्रीकरण करने के लिए कौन कौन सी विधियां आती हैं, 3 विधियों के माध्यम से सीमन का एकत्रीकरण किया जाता है। कौन कौन सी आती हैं, एक तो एम्पुला की मालिश करके, इलेक्ट्रोड के माध्यम से और कृत्रिम योनि के माध्यम से। देखिए तीनों विधियों को थोड़ा सा देखते हैं। एम्पुला क्या होता है, देखिए जो पेनिस के ऊपर जो उभरा हुआ जो अंतिम जो भाग होता है उसे क्या बोला जाता है, एम्पुला बोला जाता है। जब उस एम्पुला की क्या की जाती है, मालिश की जाती है, तो नर पशु जो होता है एक्साइटमेंट में आता है और सीमन का क्या कर देता है, बाहर की तरफ इजैकुलेशन कर देता है, या हम कहें संकलन बाहर की तरफ कर देता है और उसे कलेक्ट कर लिया जाता है। एक आता है इलेक्ट्रोड के माध्यम, यानी कि बिजली के जो झटके हैं वो उसको कुछ समय के या कुछ सेकंडों के लिए दिए जाते हैं इस मेथड के माध्यम से। इसके माध्यम से भी नर पशु का जो सेशन होगा वो एक्साइटमेंट में होगा और जो नर पशु होता है बाहर की तरफ सीमन का एजुकेशन बाहर की तरफ वो कर देता है। इसके अलावा देखिए वर्तमान में अगर अपन बात करें, वर्तमान में सीमन के एकत्रीकरण के लिए कृत्रिम योनि विधि के माध्यम से, यानी कि कृत्रिम योनि कह सकते हैं या इसके अलावा हम इसे डमी योनि भी कह सकते हैं, डमी योनि। यानी कि वर्तमान के अंदर कृत्रिम योनि, डमी योनि का जो डेनिस मॉडल है, ये डेनिस मॉडल वर्तमान में काम में लिया जाता है, डेनिस मॉडल। देखिए वर्तमान में अगर बात करें कि सीमन की कलेक्शन के लिए कौन सा मॉडल काम में लेते हैं, वर्तमान में डेनिस मॉडल को काम में लिया जाता है। देखिए थोड़ा सा समझते हैं डेनिस मॉडल में क्या होता है। जैसे मान लीजिए इसी प्रकार का एक लकड़ी का बॉक्स होता है, इसमें क्या होता है, इसी प्रकार के कि मान लीजिए आर्टिफिशियल तरीके से वेजाइना शेप का बनाया जाता है और इसमें क्या होता है, इसका जो एंगल होता है कितनी डिग्री का रखा जाता है, 45 डिग्री का इसका एंगल रखा जाता है। यानी कि ये जो पार्ट है वेजाइना वाला, यानी कि आर्टिफिशियल वेजाइना, इसको तैयार किया जाता है और इसका जो एंगल होता है कितना रखा जाता है, 45 डिग्री का इसका एंगल रखा जाता है। इस बॉक्स को क्या बोला जाता है, इसे बोलते हैं फैंटम बॉक्स। क्या बोलते हैं, इस बॉक्स को फैंटम बॉक्स बोला जाता है। इसमें रबड़ की कुछ इसी प्रकार की नलिकाएं लगी होती हैं, या हम कहें रबड़ लेटेक्स की इस प्रकार से नलिकाएं लगी होती हैं और पानी के भरे यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ गुब्बारे होते हैं, पानी के भरे क्या होते हैं, गुब्बारे। यानी कि ये जो मेथड है, यानी कि जो डमी योनि इस प्रकार से तैयार की जाती है कि जैसे मान लीजिए जो नर पशु का जो सेशन है जैसे ही कृत्रिम योनि के अंदर प्रवेश करेगा, इसका जो टेम्परेचर है, जिस प्रकार से इसका जो टेम्परेचर है 39 डिग्री सेंटीग्रेड से 41 डिग्री सेंटीग्रेड का होना चाहिए। क्योंकि जैसे मान लीजिए नर पशु जब मादा के साथ में नेचुरल की क्रियाएं करता है, जैसे ही उसका नर का जो सेशन होता है पेनिस के अंदर प्रवेश करता है, नर का जो सेशन होता है वो मादा की वेजाइना में जब प्रवेश करता है तो मादा की वेजाइना का टेम्परेचर कितना होता है, 39 डिग्री सेंटीग्रेड से 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। और जैसे ही मान लीजिए वहां पर प्रवेश करेगा तो उतना ही टेम्परेचर यहां पर रखा जाएगा। अगर अधिक टेम्परेचर होगा तो तापमान में गर्मी के कारण वो पेनिस को क्या कर लेगा, बाहर की
तरफ निकाल लेगा और सीमन का एजुकेशन नहीं होगा। अगर इतना ही टेम्परेचर यानी कि नेचुरल जो टेम्परेचर होता है यूनि का, इतना ही टेम्परेचर अगर इस बॉक्स का रखा जाएगा तो क्या करेगा, जैसे ही यहाँ पर जो एंगल के माध्यम से पेनिस अंदर की तरफ क्या करेगा, यहाँ पर प्रवेश करेगा और सीमन का क्या करेगा, एजुकेशन बाहर की तरफ वो कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो थी बात इसकी। तो चलिए आगे हम देखते हैं। ये तो अब तक तो हमने क्या कर लिया कि सीमन का एजुकेशन देख रहे हैं, यानी कि सीमन का जो एजुकेशन है इस फैंटम बॉक्स में या के कृत्रिम योनि या डमी योनि के माध्यम से अभी तक हमने सीमन का क्या कर लिया है, एकत्रीकरण। यानी कि अब यहाँ पर क्या हो चुका है, सीमन का एकत्रीकरण हो चुका है। किस मेथड के माध्यम से, कृत्रिम योनि विधि के माध्यम से, या हमने कहा डमी योनि के माध्यम से हमने क्या कर लिया, यहाँ पर सीमन का कलेक्शन कर लिया है। क्या अब सीमन का कलेक्शन होने के बाद में क्या डायरेक्टली अब इसको काम में लिया जाएगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। सीमन का कलेक्शन होने के बाद में अब क्या किया जाएगा, सीमन में जो गुणवत्ता होती है उसकी जांच की जाएगी। क्या की जाएगी, सीमन में गुणवत्ता की जांच। यानी कि हम कह सकते हैं सीमन का क्या किया जाएगा, अब इस यहां पर क्या हो चुका है, एकत्रीकरण हो चुका है। क्या हो चुका है, एकत्रीकरण। अब देखिए जैसे मान लीजिए यहां पर सीमन का एकत्रीकरण हो चुका है तो सीमन की क्या होगी, सीमन में गुणवत्ता की जांच होगी। सीमन में गुणवत्ता की जांच, यानी कि अब क्या किया जाएगा, सीमन में गुणवत्ता की जांच की जाएगी। अब देखिए सीमन में गुणवत्ता की जांच करने के लिए कौन कौन से परीक्षण किए जाते हैं, दो परीक्षण किए जाते हैं सीमन में गुणवत्ता की जांच के लिए। एक तो कौन सा किया जाता है, स्थूल परीक्षण किया जाता है। कौन सा, स्थूल परीक्षण किया जाता है। और एक कौन सा परीक्षण किया जाता है, एक किया जाता है सूक्ष्म परीक्षण। देखिए दोस्तों, यानी कि सीमन में गुणवत्ता की जांच के लिए दो परीक्षण किए जाते हैं। एक तो स्थूल परीक्षण किया जाता है, एक सूक्ष्म परीक्षण किया जाता है। इन परीक्षण के माध्यम से सीमन की जो गुणवत्ता होती है उसको जांची जाती है। देखिए किस प्रकार से ये परीक्षण किए जाते हैं, इनको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। देखिए हमने क्या कर लिया, यहां पर सीमन का एकत्रीकरण। ठीक है, अब सीमन के एकत्रीकरण के लिए हमने दो विधियां यहां पर ली हैं। एक तो कौन सी मेथड आता है, स्थूल मेथड आता है, और एक कौन सा आता है, सूक्ष्म मेथड, सूक्ष्म परीक्षण। और एक कौन सा आता है, स्थूल परीक्षण। यानी कि देखिए दोस्तों, सीमन के एकत्रीकरण करने के बाद में और सीमन की गुणवत्ता की अपन जांच कर रहे हैं, गुणवत्ता की जांच। यानी कि सीमन की गुणवत्ता की जांच करने के लिए कितनी विधियां आती हैं, दो विधियां आती हैं। एक तो कौन सा परीक्षण किया जाता है, स्थूल परीक्षण किया जाता है। दूसरा कौन सा किया जाता है, सूक्ष्म परीक्षण किया जाता है। अब देखिए स्थूल परीक्षण में क्या क्या होगा, यानी कि ऐसी चीजें जो नग्न आंखों से सीमन में दिखाई देती हैं। यानी कि देखिए सीमन का क्या क्या दिखाई देता है, सीमन का नग्न आंखों से उसका रंग दिखाई देता है, उसका पतलापन दिखाई देता है, पतलापन कह दीजिए, या हम कहें उसका गाढ़ापन दिखाई देता है। ठीक है, इसके अलावा उसका आयतन, यानी कि जो नर पशु ने वन टाइम डिस्चार्ज के अंदर कितना उसने बाहर की तरफ डिस्ट्रॉय किया है, यानी कहा बाहर की तरफ कितना उसका आयतन है। यानी कि एक जो अगर बात करें आयतन की, तो वन टाइम डिस्चार्ज में जो बैल की अगर बात करें या सांड की अगर बात करें तो 5 से 8 ml वन टाइम में डिस्चार्ज बाहर की तरफ वो करता है। यानी कि ये जो सारी चीजें हैं हमें स्थूल परीक्षण के दौरान देखने को मिलती हैं। यानी कि सीमन का रंग कैसा है, सीमन का पतलापन, गाढ़ापन भी हमें आंखों से दिखाई देगा। इसके अलावा इसका जो आयतन होगा वो भी हमें आंखों से दिखाई देगा। इसके अलावा देखिए सूक्ष्म परीक्षण जो होगा ये किसके माध्यम से किया जाएगा, सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से किया जाएगा। किसके माध्यम से, सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से। यानी कि जो सूक्ष्म परीक्षण होगा किसके माध्यम से किया जाएगा, सूक्ष्मदर्शी के। यानी कि सीमन के अंदर ऐसी चीजें जो नग्न आंखों से नहीं दिखाई देती हैं उनके लिए सूक्ष्मदर्शी को यूज किया जाएगा। क्या क्या चीजें दिखाई नहीं देती हैं, जैसे मान लीजिए शुक्राणुओं की संख्या, शुक्राणुओं की संख्या, शुक्राणु की जो संख्या, जैसे मान लीजिए कितनी उसमें शुक्राणुओं की संख्या है वो चीजें हमें देखना पड़ेगा। इसके अलावा शुक्राणुओं की गति, शुक्राणुओं की गति। इसके अलावा मृत व जीवित शुक्राणुओं की संख्या। देखिए दोस्तों ये सारी चीजें हैं
हमें सूक्ष्म परीक्षण के दौरान या सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखी जाने वाली है। ना तो हमें नग्न आंखों से शुक्राणुओं की संख्या पता लगने वाली है, ना ही शुक्राणुओं की गति उनमें दिखने वाली है, ना ही मृत और जीवित शुक्राणुओं की संख्या हमें मिलने वाली है। तो दोस्तों हमने क्या किया कि सूक्ष्म परीक्षण के माध्यम से क्या क्या चीजें यहां पर हम देख रहे हैं, शुक्राणुओं की संख्या हमें पता लग रही है, इसके अलावा शुक्राणुओं की गति हमें देखने को मिल रही है, मृत और जीवित शुक्राणुओं की संख्या हमें यहां पर पता लग रही है। यानी कि हमने क्या किया कि सीमन की जो गुणवत्ता की जांच, यानी कि सेकंड हमने क्या किया, एकत्रीकरण के बाद में सीमन की गुणवत्ता की जांच देख रहे हैं। और सीमन की गुणवत्ता की जांच करना जरूरी होता है। जैसे मान लीजिए अगर किसी पशु का, कोई अच्छी नस्ल का भी पशु है जिसका हम सीमन ले रहे हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई बीमारी तो नहीं है, किसी प्रकार की कोई बीमारी के कारण उसमें शुक्राणुओं की संख्या में कमी तो नहीं है, उसके शुक्राणु गति कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, शुक्राणुओं की संख्या में कमी तो नहीं है, सारे डेड तो नहीं है, अगर जीवित अवस्था में है तो कितने % में। अगर हम देखें अगर 70% अबव यानी कि 70% अगर शुक्राणुओं की सांद्रता वहां पर दिखाई दे रही है स्वस्थ कंडीशन में, मतलब कि क्या है, वो योग्य शुक्राणु या योग्य सीमन के अंतर्गत आता है। तो चलिए अब यहां पर क्या हो चुका है, हमने क्या कर लिया, सीमन में गुणवत्ता की जांच कर ली और हमने पाया कि यहां पर शुक्राणु जो है यहां पर बिल्कुल बेटर क्वालिटी में है, या हमने कहा यहां पर एक अच्छी क्वालिटी में हमें शुक्राणुओं का रेशो यहां पर प्राप्त हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा अब क्या किया जाएगा, उसे सीमन का स्टोर किया जाएगा। ठीक है, देखिए इसके अलावा नेक्स्ट प्रोसेस में किया जाएगा, सीमन का स्टोरेज किया जाएगा। अब देखिए सीमन का स्टोरेज ऐसा तो नहीं होता है कि जैसे मान लीजिए सीमन निकाला, परीक्षण किया और उसको किसी ऐसे यंत्र में डाल लिया जाए, नहीं, इसमें क्या होगा, सीमन का जो स्टोर होगा नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसका स्टोर करेंगे। स्टोर माइनस डिग्री पर किया जाएगा, -196 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर, यानी कि हमने कहा जमी हुई अवस्था में, यानी कि देखिए अब जमी हुई अवस्था में सीमन को सुरक्षित रखा जाएगा। अब जमी हुई अवस्था में सुरक्षित रखने के लिए किस प्रकार से, जैसे मान लीजिए सीमन क्या होता है, जैसे यहाँ पर क्या हुआ, टेस्टिंग लैब वगैरह में जब टेस्टिंग करने के लिए गया, टेस्ट होने के बाद में जब बेटर क्वालिटी निकल गया, उसके बाद में जैसे मान लीजिए सीमन का कुछ इस प्रकार का, जैसे मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार का एक, जैसे मान लीजिए स्ट्रा होती है, जैसे मान लीजिए मैंने अभी यहाँ पर तो अभी पेन की एक रिफिल ली है, ठीक है। अब इस रिफिल को आप थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर क्या है, जैसे मान लीजिए इस प्रकार की एक स्ट्रा होती है, ये जो स्ट्रा का जो जिस प्रकार से इसका पीवीसी वाला जो पाइप होता है वो किसका बना होता है, पॉलीवाइलिन क्लोराइड का बना होता है। इसमें दो तरीके से, जैसे यहाँ पर एक सील लगी होती है, जहाँ पर ये स्ट्रा तैयार होती है उसको बोला जाता है फैक्ट्री सील, और जहाँ पर बाद में सीमन को भरने के बाद में जो सील लगाई जाती है यहाँ पर, उसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है लेबोरेटरी सील। यानी कि बाद में इस प्रकार से इस रिफिल के अंदर, रिफिल की तरह जिस प्रकार से स्ट्रा के अंदर सीमन भरने के बाद में उसको -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमी हुई अवस्था में स्टोर किया जाएगा। स्टोर किस में किया जाएगा, क्रायोकेन जार में किया जाएगा। किसमें किया जाएगा, क्रायोकेन जार में। देखिए जहां तक बात करें क्रायोकेन जार क्या होता है, जहां तक कि आपने फील्ड में देखा होगा, जब भी कभी कोई डॉक्टर या कहीं कोई कंपाउंडर जब आपके घर पे एआई वगैरह करने के लिए आता है या मादा पशु को गर्भित करने के लिए आता है, तो उसके बाइक के बगल में एक टंकी जैसी संरचना में कुछ लटका हुआ है, बाल्टी जैसी संरचना में एक उपकरण लटका होता है, उसी उपकरण को क्या बोलते हैं, क्रायोकेन जार बोला जाता है। यानी कि उसके अंदर जो स्ट्राइम होती है, जो सीमन होता है, वो सुरक्षित अवस्था में, इसके अंदर एक गैस होती है, कौन सी गैस होती है, LN2, इसे बोलेंगे लिक्विड नाइट्रोजन गैस। इस गैस का जो टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि जो स्ट्रा होती है, ये स्ट्रा -196 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर वहां पर सीमन को सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, अब यहां पर हमने क्या रखा हुआ है अभी, सीमन को सुरक्षित। यानी कि अब देखिए यहाँ पर जो सीमन का कलेक्शन अब हम कर रहे हैं, इस सीमन के कलेक्शन के फायदे क्या हैं, जैसे मान लीजिए अब जो कृत्रिम गर्भाधान, यानी कि यहाँ तक की जो प्रोसेस है हमें नहीं करनी है, लेकिन यहाँ तक की जो प्रोसेस हमें मिलती है, इसके बाद की जो प्रोसेस है वो मानव के द्वारा की जाएगी। यानी कि जो डॉक्टर, जो कंपाउंडर होते हैं, उनके बाद में उनके द्वारा ये आगे की जो प्रोसेस है वो इसके माध्यम से कृत्रिम गर्भाधान किया जाएगा। लेकिन यहाँ तक की प्रोसेस हमें मिलती है, यानी कि जो क्रायोकेन जार होता है, यहीं से क्रायोकेन जार में हमें जो स्ट्रा होती है LN2 या माइनस जमी हुई अवस्था में स्ट्रा यहां पर दी जाती है। यानी कि इसके बाद की जो प्रोसेस आती है, इसके बाद की प्रोसेस क्या होती है, जैसे मान लीजिए यहां पर जमी हुई अवस्था में है, अब हमें क्या है, क्रायोकेन जार के अंदर स्ट्रा मिल चुकी है। अब क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ तक, यानी कि इस सांड के सीमन का कलेक्शन किया, कलेक्शन करने के बाद में उसके कौन कौन सी विधियाँ थी वो हमने देखा, उसके बाद में गुणवत्ता की जांच की, जांच करने के बाद में हमने क्या किया, उसका स्टोर किया। स्टोर करने के बाद में अब हमें क्या करना है, इस सीमन को
जो सीमन हमने स्टोर कर रखा है, इस सीमन को कहाँ पहुँचाना है, मादा पशु के प्रजनन अंगों तक पहुँचाना है। और प्रजनन अंगों तक पहुँचाने के लिए यहाँ पर तो स्टोर कैसी अवस्था में, जमी हुई अवस्था बोलेंगे, या हम कहेंगे हिमशीतित अवस्था भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है, यानी कि ठंडी अवस्था में, जमी हुई अवस्था में सीमन रखा हुआ है। मतलब अब क्या होता है कि लंबे समय तक ये जो सीमन हमने रखा हुआ है क्रायोगेन जार में, इसी टेम्परेचर पर अगर रखा जाएगा तो लॉन्ग टाइम तक ये सुरक्षित रह सकता है, ठीक है। चलिए अब आगे की प्रोसेस हम देखते हैं, ठीक है। यानी कि अभी तक की जो प्रोसेस थी हमने देख लिया कि अब हमारे पास में क्या है, जमी हुई अवस्था में क्या है, स्टोर है, यानी कि सीमन अब हमारे पास में यहाँ पर स्टोर हो चुका है। और कैसी अवस्था में है, जमी हुई अवस्था में, ठीक है। किस अवस्था में, हिमशीतित अवस्था में है, या हमने कहा जमी हुई अवस्था में यहाँ पर क्या है। अब देखिए जैसे ही आपने देखा होगा कि गाँव के अंदर जब किसी पशु को, मादा पशु को गर्भित कराने के लिए किसी डॉक्टर या कंपाउंडर को बुलाया जाता है, तो सबसे पहले वो एक कंडीशन में आपको कहता है कि भैया फटाफट से आप हल्का सा गर्म पानी लेकर आइए। जब आपके पास में गर्म पानी मंगवाया जाता है, किस लिए मंगाया जाता है, यानी कि गर्म पानी के अंदर, जैसे मान लीजिए कोई वो बीकर होता है, इसके अंदर कोई गर्म पानी, और गर्म पानी का जो यानी कि यहाँ पर जो टेम्परेचर रखा जाता है कितना होगा, 37 डिग्री का टेम्परेचर। कि पानी कैसे काम में लिया जाएगा, देखिए अब यहाँ पर जो स्ट्रा जो जमी हुई अवस्था में है, अब ये जो स्ट्रा जो जमी हुई -196 डिग्री सेंटीग्रेड, -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो स्ट्रा यहाँ पर रखी हुई है, इनको क्या होगा, जमी हुई अवस्था से वापस से कहाँ लेके आएंगे, द्रवीकरण अवस्था में। किस अवस्था में लेके आएंगे, द्रवीकरण अवस्था में इनको लाया जाएगा, तब उसके बाद में ही इनको काम लिया जाएगा। और द्रवीकरण अवस्था में लाने के लिए इसको यहाँ पर पानी का जो टेम्परेचर है, यानी कि हमने क्या कहा, यहाँ पर एक प्रोसेस अपनाई जाएगी, कौन सी, थाइंग प्रोसेस। कौन सी, थाइंग प्रोसेस। देखिए थाइंग प्रोसेस क्या होता है, जमी हुई अवस्था से सीमन को द्रवीकरण अवस्था में लाना ही क्या कहलाता है, थाइंग प्रोसेस कहलाता है। और थाइंग प्रोसेस के लिए यहाँ पर इस पानी का जो टेम्परेचर रखा जाएगा, कितना रखा जाता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर टेम्परेचर रखा जाता है। यानी कि एग्जाम के अंदर यार यहां से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि थाइंग प्रोसेस के माध्यम से जो पानी का टेम्परेचर होता है वो कितना डिग्री का रखा जाता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर, यानी कि जमी हुई अवस्था से सीमन का क्या किया जाएगा, यहां पर द्रवीकरण अवस्था में लेकर आया जाएगा, ठीक है। यहां पर हमने क्या किया, द्रवीकरण अवस्था में, यानी कि यहां से जो बाल्टी जैसा उपकरण था वहां से निकाला और यहां पर इस स्ट्रा को डाल दिया जाता है। कितने सेकंड के लिए डालते हैं, यानी कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 सेकंड के लिए ये प्रोसेस की जाती है। उसके बाद में देखिए जो स्ट्रा होती है उसको निकाल लिया जाता है। स्ट्रा को निकालने के बाद में यानी कि एआई का मेथड अपनाया जाता है, कौन सा, रेक्टोवेजाइनल मेथड। यानी कि एआई का जो मेथड है वो कौन सा मेथड अपनाया जाता है, रेक्टोवेज, यानी कि जो बड़े पशु, हम कहें गाय भैंसों के अंदर जो एआई की जो प्रक्रिया की जाती है, कौन से मेथड के माध्यम से, रेक्टोवेजाइनल मेथड के माध्यम से इनमें एआई की प्रोसेस की जाती है। देखिए रेक्टोवेजाइनल मेथड में क्या होगा कि जो कंपाउंडर या जो डॉक्टर होता है वो अपने लेफ्ट हैंड को, हम कहें जो बायां जो हाथ होता है, इसको रेक्टम के अंदर प्रवेश करवाएगा और यहाँ पर जो स्ट्राथोइंग के माध्यम से तैयार हो चुकी है उसको पहले ही प्रवेश करवाने से पहले ही क्या करता है, एआई गन के अंदर लोड कर लेता है। इसको अपन क्या बोलेंगे, एआई गन। यानी कि एआई गन जो होती है इसकी कुछ जो लंबाई होती है, कितनी होती है, 18 से 19 इंच की इसकी क्या होती है, एआई गन की लंबाई होती है। यानी कि एआई गन की लंबाई कितनी होती है, 18 से 19 इंच। एआई गन का कार्य क्या है, एआई गन के अंदर जो सीमन की जो स्ट्रा होती है उस स्ट्रा को क्या किया जाएगा, लोड किया जाएगा। यानी कि रेक्टम में हाथ डालने से पहले एआई गन के माध्यम से स्ट्रा को क्या कर लिया है, लोड कर लिया है। इसके माध्यम से इस हाथ को यानी कि लेफ्ट हैंड को क्या करता है, रेक्टम में वो प्रवेश करवाएगा और वेजाइना के अंदर, यानी कि हमने जब देखा था कि किस प्रकार से जब सीमन का हम कलेक्शन कर रहे थे उस समय भी वहां पर वेजाइना का जो एंगल लिया था कितने डिग्री का लिया था हमने, 45 डिग्री का। उसी प्रकार से यहां पर जो इस हाथ में क्या होगी, उसके एआई गन होगी। ये हाथ कहां, रेक्टम में, यानी कि रेक्टम मार्ग में इस हाथ को कोन की शेप में आगे की तरफ प्रवेश करवाएगा और गर्भाशय की गिरवा तक ले जाता है या गर्भाशय के होंठ को वहां पर सर्विक्स को पकड़ता है। इसके माध्यम से जो राइट हैंड होगा, इस राइट हैंड में क्या होती है, एआई गन होती है। इसको 45 डिग्री के कोण पर बाद में 90 डिग्री से प्रवेश करवाते हुए और मादा के सर्विक्स में याम के मिड हिट में अगर पशु है तो मिड सर्विक्स में यहां पर गाय भैंसों के अंदर ये जो सीमन का डिस्चार्ज हम के सीमन को वहां पर छोड़ा जाता है। यानी कि अब हमने देखा कि सांड से किस प्रकार से कलेक्शन, किस प्रकार से गुणवत्ता की, किस प्रकार से थ्रोइंग की क्रिया, उसके बाद में रेक्टोवेजाइनल मेथड यानी कि इस मेथड के माध्यम से और मादा पशु के जो प्रजनन अंग है वहां तक हमने सीमन को पहुंचा दिया। यानी कि इस मेथड के दौरान ना हमने गाय और भैंस को मिलने
दिया, सांड और भैंसे को नहीं मिलने दिया, या हमने कहा कि जो गाय भैंसे होती है बिना मिलने के माध्यम से इन दोनों के मध्य में क्या करवाई गई है, गर्भाधान की क्रिया करवाई गई है। यही पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है, कृत्रिम गर्भाधान कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो मेथड हमने थोड़ा सा समझने की कोशिश की थी कि कृत्रिम गर्भाधान क्या होता है। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ और बातें आती हैं, इससे बेसिक बातें आती हैं, उन बेसिक बातों को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों ये सब तो चीज़ें हैं इससे रिलेटेड जो हमारी क्लासेज है कृत्रिम गर्भाधान की, यानी कि इसके जो नोट्स हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, आप वहां से इन सभी चीज़ों को नोट कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब इसके अलावा कुछ बेसिक बातें हम करने वाले हैं। देखिए, अगर बात करें सबसे पहले एआई, या इसे बोलेंगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, यानी कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की जो शुरुआत है, शुरुआत कब की गई, 1777 ईस्वी में। यानी कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की जो शुरुआत है कब की गई थी, 1777 ईस्वी में। किसके द्वारा, लाफार्ज लियोनार्डो के द्वारा। यानी कि लाफार्ज लियोनार्डो के द्वारा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कृत्रिम गर्भाधान की शुरुआत कब की गई, 1777 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई। अगर इसके अलावा देखें, विश्व में सर्वप्रथम जो एआई है, यानी कि विश्व में सर्वप्रथम जो एआई है किस जानवर में की गई थी, बिच में। किसमें की गई थी, बिच में। यानी कि किसने की थी, लेंजारो स्प्लेंजोनी, यानी कि लेंजारो स्प्लेंजोनी ने कब की थी, 1780 में। यानी कि विश्व में सर्वप्रथम जो एआई है वो किसके अंदर की गई थी, बिच में की गई थी, हम कहें कुतिया के अंदर की गई। किसने की थी, लेंजारो स्प्लेंजोनी ने। कब की थी, 1780 ईस्वी में सर्वप्रथम विश्व में एआई की क्रिया की गई थी। लेकिन दोस्तों हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि भारत में सर्वप्रथम जो एआई है वो किसने की थी, कि भारत में जो सर्वप्रथम एआई है वो और कब की थी, 1939 में। यानी कि 1939 ईस्वी में कब की गई थी और कहाँ की गई थी, मैसूर डेयरी फार्म। और ये मैसूर डेयरी फार्म कहाँ पड़ता है, कर्नाटका में। कहाँ पड़ता है, कर्नाटका में। किसके द्वारा की गई थी, डॉक्टर संपत कुमारन के द्वारा। किसके द्वारा, डॉक्टर संपत कुमारन के द्वारा। यानी कि भारत में सर्वप्रथम अगर एआई 1939 में मैसूर डेयरी फार्म कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। किसके द्वारा, डॉक्टर संपत कुमारन के द्वारा एआई की गई थी। ठीक है, और किस गाय में, यानी कि हम बात करें कि किस गाय में सर्वप्रथम एआई की थी, हेलीकर गाय में। किसमें, हेलीकर गाय में। किसका सीमन रखा गया था, एचएफ का सीमन रखा गया था। यानी कि जो हेलीकर नस्ल की जो गाय है उसमें एचएफ होल्स्टीन फ्रीजन जो नस्ल का जो सीमन है वो उसमें सर्वप्रथम रखा गया था भारत में। डॉक्टर कौन था, डॉक्टर संपत कुमारन। मैसूर डेयरी फार्म कहाँ, कर्नाटक में, 1939 ईस्वी में। ठीक है, तो ये तो कुछ बेसिक बातें थी इसके शुरुआत को लेकर। इसके अलावा नेक्स्ट आती हैं कृत्रिम जानवरों के अंदर। अगर हम देखें कि कृत्रिम गर्भाधान के कौन कौन से मेथड है, कौन कौन सी विधियां हैं, उन विधियों को भी हम थोड़ा सा देखते हैं। यानी कि पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान की विधि। देखिए, सभी पशुओं का देखने वाले हैं कि कौन कौन सी जानवरों में इसको जो गर्भाधान की जो विधियां हैं। जैसे हम बात करें गाय और भैंस, गाय और भैंस के लिए कौन सा एआई मेथड काम लेते हैं, इसके लिए रेक्टो वेजाइनल मेथड। यानी कि गाय भैंसों के लिए एआई करने के लिए रेक्टो वेजाइनल मेथड, यानी कि गुदा योनि मार्ग, क्या बोलेंगे इसे, गुदा योनि मार्ग, यानी कि गुदा योनि मार्ग विधि के द्वारा, यानी कि गुदा योनि मार्ग विधि के द्वारा गाय भैंस के अंदर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की क्रिया की जाती है। इसके अलावा अगर देखें घोड़ी के अंदर, तो घोड़ी में किसके द्वारा की जाती है, वेजाइना के द्वारा। वेजाइना के द्वारा, यानी कि घोड़ी के अंदर वेजाइना के द्वारा की जाती है। अगर बात करें भेड़ व बकरी,
भेड़ और बकरी में वेजाइनल स्पेकुलम। देखिए एक उपकरण आता है भेड़ बकरियों के लिए वेजाइनल स्पेकुलम, जो वेजाइना के अंदर लगाया जाता है, जिसके माध्यम से उसका जो वेजाइना का जो मुख है वो ओपन हो जाता है और इस मेथड के माध्यम से भेड़ और बकरियों के अंदर क्या की जाती है, ईआई की क्रिया की जाती है। इसके अलावा अगर हम सूअर के अंदर देखें, कॉर्क स्क्रू पाइपेट मेथड, यानी कि कॉर्क स्क्रू पाइपेट मेथड के दौरान क्या की जाती है, सूअर के अंदर एआई की क्रिया को संपन्न किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये तो बात हो गई किसके की, पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान की जो विधि है। अगर बात करें कि इसके फायदे क्या क्या हैं, यानी कि कृत्रिम गर्भाधान जो पशुओं में करवाया जा रहा है इसका फायदा क्या है, बेनिफिट क्या है, हम देखते हैं थोड़े से इसके फायदे। यानी कि नंबर 1, कृत्रिम गर्भाधान के फायदे। देखिए इसके फायदे क्या हैं, बेनिफिट्स क्या है, क्यों पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, उन सभी फायदों को हम देखने वाले हैं। एक तो नंबर 1 पे क्या आता है, अच्छी नस्ल, या हम कहें जो गुणवत्ता युक्त हो। ऐसी नस्ल का सीमन काम में लेना, जिससे एक अच्छी नस्ल की संतान उत्पन्न हो सके। ठीक है, पहला तो फायदा क्या हो रहा है, यानी कि हम किसी भी एक अच्छी नस्ल का जो गुणवत्ता युक्त हो, जिसका प्रोडक्शन अच्छा हो, उस नस्ल के नर का सीमन लेना है और उस नस्ल के सीमन को काम में लेना है, जिससे उस नस्ल से प्राप्त होने वाली जो संतान है उसका भी प्रोडक्शन हमें अच्छा मिलने वाला है। ठीक है, इसके अलावा सेकंड हम कह सकते हैं नस्ल सुधार हेतु, यानी कि जानवरों में नस्ल सुधारने के लिए भी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की क्रिया की जाती है। इसके अलावा जैसे मान लीजिए पशु को यौन रोगों से बचाने के लिए, यौन रोगों से बचाने हेतु, यानी कि जो पशु होता है उसे यौन रोगों से, जैसे मान लीजिए अगर किसी नर पशु के अंदर अगर प्राकृतिक गर्भाधान की अगर क्रिया करवाई जा रही है, अगर नर पशु को कोई यौन से संबंधित कोई रोग है, अगर नेचुरल क्रिया के माध्यम से अगर गर्भाधान की क्रिया करवाई जा रही है, तो उस रोग का जो असर है मादा पशु पर भी दिखाई देता है। यानी कि मादा पशु को यौन रोगों से बचाने हेतु भी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की क्रिया करवाई जाती है। इसके अलावा जैसे हम देखें, जैसे मान लीजिए यदि कोई पशु पैरालाइसिस स्थिति में है, ऐसी स्थिति में है, पैरालाइसिस स्थिति में है, यदि मान लीजिए कोई पशु पैरालाइसिस स्थिति में है, तो इस मेथड के माध्यम से, या हम कहें इस विधि के माध्यम से उसमें भी गर्भाधान की क्रिया करवाई जा सकती है। गर्भाधान की क्रिया करवाई जा सकती है। जैसे मान लीजिए अगर कोई पशु पैरालिसिस है, चलने में असमर्थ है, तो उस पशु में भी क्या की जा सकती है, एआई के माध्यम से गर्भाधान की क्रियाएं करवाई जा सकती है। इसके अलावा जैसे मान लीजिए दो असमान पशुओं के मध्य, में गर्भाधान की क्रिया को सुनिश्चित किया जा सकता है। देखिए जैसे मान लीजिए कोई दो असमान साइज के जो पशु हैं जिनमें प्राकृतिक क्रिया के माध्यम से गर्भाधान की क्रियाएं नहीं हो सकती है, प्रजनन की क्रियाएं नहीं हो सकती है, और जब प्रजनन की क्रिया नहीं होगी तो नव जो मादा पशु होगा वो गर्भ का धारण नहीं कर पाएगा। इसलिए इस मेथड के माध्यम से दो असमान पशुओं में भी क्या की जा सकती है, गर्भाधान की क्रिया को सुनिश्चित किया जा सकता है। तो दोस्तों ये तो कुछ इसके क्या हो गए, बेनिफिट्स हो गए। बेनिफिट्स हमने देखे कौन कौन से मेथड होते हैं जो पशुओं में यूज किए जाते हैं कृत्रिम गर्भाधान के दौरान, और कृत्रिम गर्भाधान होता क्या है, ये सारी बातों को लेकर आज की क्लास में हमने डिस्कस किया।
ठीक है दोस्तों, यानी कि इन सभी से रिलेटेड जो आज का जो हमारा टॉपिक है, इससे रिलेटेड जितने भी नोट्स हैं वो सब हमने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं। तो दोस्तों आपको वहां से अवेलेबल होने वाले हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड सभी नोट्स आपको वहां पर मिलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में मिलते हैं इतना ही, और नेक्स्ट हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।